नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी है। जी हां, उत्तराखंड में चेहरा बदल सकता है, इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो चुकी हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से देहरादून पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत। राजभवन जा सकते हैं क्योंकि गवर्नर से वक्त मांगा है मुलाकात के लिए। तीरथ सिंह रावत आज देर रात या कल सुबह राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। और इस मुलाकात का मतलब क्या होने जा रहा है उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ी हलचल तेज हो चुकी है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र रसीला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना तय, ये माना जाए अब? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की बातें आ रही हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि लगभग ये तय हो रहा है। मैं इस वक्त राजभवन के बाहर हूं। अगर आप पीछे देखेंगे तो राजभवन में जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भीड़ दिखाई देगी या फिर आपको पत्रकारों की भीड़ दिखाई देगी। ये बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट स्टेट प्लेन से दिल्ली से पहुंचेंगे सीएम और उसके बाद सड़क मार्ग से ही वो देहरादून आएंगे। कार्यक्रम उनका सेफ हाउस में जाने का है। सेफ हाउस से वो अपने सभी सरकारी काम निपटाते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उससे पहले हो सकता है वो राजभवन आ जाएं। हालांकि राजभवन के जो सोर्सेज हैं, राजभवन के जो अधिकारी हैं, वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि सीएम ने कोई आज रात के लिए या कल के लिए कोई समय राज्यपाल से मांगा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात आज या तो देर रात में कर सकते हैं सुरेंद्र रसीला, या फिर कल कर सकते हैं। दो सवाल। अगला चेहरा कौन होगा ऐसे में उत्तराखंड में विधानसभा में? साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि हालात ऐसे क्यों बने कि अब चेहरा बदलना पड़ रहा है? देखिए, पहला सवाल जो आपने पूछा, अगला चेहरा कौन हो सकता है। अगर बीजेपी सीएम बदल रही है तो अगला चेहरा विधायकों में से होगा। ये बात सभी नेता कह रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें फिर वही आएंगी। अगर आप किसी सांसद को बनाएंगे तो फिर 6 महीने की बाध्यता आएगी। अभी अगर जुलाई से लेते हैं तो 6 महीने दिसंबर में पूरे होते हैं। चुनाव से पहले ही आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये सारी तमाम वो दिक्कतें हैं जो किसी सांसद के तौर पर आएंगी या किसी गैर विधायक पर आएंगी। लेकिन अगर विधानमंडल दल का कोई सदस्य, कोई विधायक बनता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद कल विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है, लेकिन समय और स्थान अभी तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री बदलने की जो आपने बात कही वो इसलिए आई है क्योंकि मुख्यमंत्री को चुनाव 10 सितंबर से पहले लड़कर विधानसभा पहुंचना था। लेकिन जिस तरह का नियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 साफ कहती है कि 1 साल से कम का वक्त अगर विधानसभा चुनाव में है तो चुनाव आयोग चुनाव बिल्कुल नहीं तो यहाँ पर हालांकि कानूनी मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन तीरथ सिंह रावत जब मिले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम आपको जरा सुनवाते हैं। मैं ये नहीं कहता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये उसका अपना काम है। और विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है। होगा नहीं होगा ये सारा चुनाव के उसमें है, चुनाव आयोग के उसमें जो भी होगा। बाकी केंद्र जो तय करेगा, जो रणनीति हमारे सामने रखेंगे, उस रणनीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और मैंने कहा ना कि उस योजनाओं को हम आगे धरातल पर उतारेंगे, ये हम करेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आधे घंटे तक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद ये फैसला, ये खबर कि अब उत्तराखंड में एक बार फिर चेहरा बदला जा सकता है। लेकिन सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से राजभवन से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, इस फैसले का असर क्या कुछ होने जा रहा है उत्तराखंड की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी? देखिए, बिल्कुल अगर ये फैसला अगर होता है, अगर सीएम इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। इसलिए उठेंगे कि आपने जब त्रिवेंद्र रावत को हटाया था तो उस वक्त आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया था कि किसी विधानमंडल दल के सदस्य को आपको बनाना चाहिए। ये बातें उठेंगी और विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन सीएम दिल्ली में रहते हैं, 2 बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और किसी से वो मुलाकात नहीं करते। उनका ऑफिशियल कोई कार्यक्रम नहीं आता है, कोई फोटोग्राफ, कोई जानकारी न संगठन देता है न सरकार देती है।
तो वहीं से लग रहा था कि अनुराग बिल्कुल ये तय होने लगा था, ये संकेत मिलने लगे थे। सुरेंद्र, मैं माफ करूंगा, आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस पूरी खबर को लगातार दिल्ली में कवर कर रहे हैं। राहुल, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? अगला चेहरा कौन? देखिए, सबसे पहले तो इस्तीफा हो जाए, क्योंकि इस्तीफा होने की लिए उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं गढ़वाल का सांसद हूँ, पूरे मानसून सत्र में संसद में रहूंगा। और ये मान के चलिए, जिस व्यक्ति को 68 दिन के अंदर उपचुनाव जीतना हो, 9 महीने के बाद चुनाव में जाना हो, वो दिल्ली में 1 महीना कैसे रह सकता है? ये साफ है कि मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। और इसके बाद कौन चेहरा होगा? पुष्कर धामी का नाम सामने आ रहा है, सतपाल महाराज का नाम सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा चौंका देती है, क्योंकि पिछली बार भी किसी ने नहीं सोचा था कि तीरथ सिंह रावत हो सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने के बाद। उस वक्त भी अनिल बलूनी का नाम था, अजय भट्ट का नाम था और बहुत सारे और नाम थे, सतपाल महाराज का नाम था। लेकिन बीजेपी चौंका भी सकती है। उम्मीदें की जा रही है कि पुष्कर धामी या सतपाल महाराज में से कोई अगले चेहरे हो सकते हैं। राहुल, आपने बताया कि जब आपने बात की उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा कि वो बतौर सांसद सक्रिय रहेंगे। उस बयान का क्या कुछ मतलब है? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जानते थे कि उनको अपना पद छोड़ना है, सांसद के तौर पर भूमिका निभानी है अपनी? निश्चित रूप से अनुराग, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो दिल्ली में है, 55 घंटे दिल्ली में रहे, 36 घंटे के अंतराल में 2 बार जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात रात को 12:15 बजे से लेकर 1 बजे तक चली और दूसरी मुलाकात सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट चली। और 20-25 मिनट की मुलाकात से आप समझ जाइए कि जेपी नड्डा ने ये कहा होगा कि जो हमने फैसला ले लिया है आपको वो मंजूर करना होगा, उसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। फिर हमने ये भी सवाल पूछा था ऑफ द रिकॉर्ड ही मुख्यमंत्री से, क्या आप मोदी कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं? आप दिल्ली में सांसद के रूप में रहेंगे और उससे बड़ा पद आपको मिल सकता है। तो उन्होंने कहा ये फैसला दिल्ली को लेना है, आला कमान को लेना है। यानी ये साफ है कि उनकी राजनीति, सक्रिय राजनीति अब दिल्ली से होगी, देहरादून से नहीं। बिल्कुल राहुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो साझा कर रहे हैं आप हमारे साथ, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात का इंतजार सिर्फ यहां पर बाकी रह गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार रुख करते हैं देहरादून का। सुरेंद्र, राजभवन पर किस तरीके की हलचल, क्या कुछ इनपुट आपको मिल पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल अनुराग, राजभवन में अगर हलचल मैं आपको दिखाऊं तो मेरे वीज़े आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं राजभवन में ही मौजूद हूं। ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए, मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि सुरक्षाकर्मी राजभवन के हैं और इसके अलावा जो पत्रकार हैं वो लगातार धीरे धीरे राजभवन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक इनपुट ये आया है, ये जानकारी दी गई है कि हो सकता है कि सेफ हाउस जाने से पहले सीएम राजभवन आए, क्योंकि सेफ हाउस और राजभवन दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि देर रात में दर्शकों की जानकारी के लिए इसका सीधा मतलब ये कि अगर देहरादून पहुंचते ही सीधे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त राहुल डवास के पास है, हमारे सहयोगी। राहुल, क्या कुछ खबर आपके पास? को लेकर हमने स्पेसिफिक सवाल पूछा था, बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था जब मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए थे कि क्या आप सीधा राजभवन जाएंगे, क्या आपकी राज्यपाल महोदय से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि मैं अभी जाते हुए राजभवन नहीं जाऊंगा, मैं पहले सचिवालय जाऊंगा और सचिवालय के बाद ही कुछ आगे निर्णय किया जाएगा। यानी इस बात की संभावना तो है कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन राहुल, कुछ इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो इस्तीफा अपना भेज चुके हैं या भेजने वाले हैं। राहुल, इस वक्त कुछ इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं कि तीरथ सिंह रावत अपना इस्तीफा भेज चुके हैं या भेजने वाले हैं, जो बहुत जल्द राज्यपाल को मिलने जा रहा है। देखिए, अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं इस वक्त तीरथ सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, देखिए इस्तीफा देना है तो सीधा राज्यपाल के पास जाएंगे, वहाँ पे हमारे सुरेंद्र डसीला मौजूद है और उम्मीद ये की जा रही है कि उसके बाद बयान भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली को मंजूर होगा यानी आलाकमान को मंजूर होगा। बिल्कुल, तो आलाकमान ने जो फैसला सुनाया उसको अब क्रियान्वित करते हुए, उसका पालन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। सुरेंद्र डसीला, इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून उतरकर हेलीकॉप्टर से सीधे पहुंचेंगे राजभवन राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर सुरेंद्र डसीला।
देखिए, बिल्कुल सूत्र यही बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे एयरपोर्ट तो उसके बाद सड़क मार्ग से ही वो आएंगे, और अगर राज्यपाल से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। जो प्रोटोकॉल है, जो शिष्टाचार है, इस्तीफा भेजा नहीं जाता, बल्कि बाकायदा खुद मुख्यमंत्री या जिस भी पद पे व्यक्ति बैठा होता है वो खुद ही आकर इस्तीफा देता है। ये एक तरह का शिष्टाचार भी है, और उसी के चलते अगर मुख्यमंत्री आज रात में मुलाकात करते हैं या कल मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि बदलाव होना तय है। ये इसलिए भी किया जा रहा है, अनुराग, जो आपने सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पता है कि अगर टेक्निकली चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा सकता, कोरोना का बड़ा खतरा है, और जिस जगह पे चुनाव होता है वहाँ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है प्रत्येक वोटर की जिंदगी का भी ख्याल रखा जा सके। मानसून का सत्र है, आपदा की दिक्कतें हैं, उत्तरकाशी एक ऐसा जनपद है जहाँ इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, तो इसलिए गंगोत्री सीट पर चुनाव कराना इस मौसम में बहुत मुश्किल है। लेकिन सुरेंद्र, क्या कुछ इनपुट आपको मिल पा रहे हैं? क्या तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंच चुके हैं? लगभग कितने बजे तक पहुंचेंगे? कितना इंतजार और अभी करना होगा? क्या कुछ जानकारी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि वो थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, संभवतः अब तक वो एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे, और इसके बाद सड़क मार्ग से करीब आधे घंटे का उनको वक्त लगेगा देहरादून पहुंचने में। अब वो पहले मुलाकात करते हैं या फिर रात में या कल समय लिया जाता है, ये चीज़ें अभी साफ नहीं है, क्योंकि राजभवन के सूत्र जो हैं, राजभवन के जो अधिकारी हैं, वो ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि अभी किसी तरह का समय मांगा गया है। हालांकि त्रिवेंद्र रावत के सुरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं। रविकांत, इस खबर का क्या कुछ मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से? देखिए अनुराग, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 3 दिनों से दिल्ली में मौजूद थे और 3 दिन में 2 बार मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के दौरान जो इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको हटाया जाएगा, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि संवैधानिक संकट उत्तराखंड में ना खड़ा हो, इसलिए स्वयं जो है वहां के मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, क्योंकि वो करंट में अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, और जो उत्तराखंड का जो नया मुख्यमंत्री होगा वो करंट एमएलए हो, जो वहाँ के एमएलए होंगे, इसकी वजह से ये कुछ ना जाएगा, कोई संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ा ना हो, इसलिए स्वतः उन्होंने अपनी तरफ से आला कमान को। रविकांत, क्या इस्तीफा आज ही दे सकते हैं? क्या दिल्ली से सीधे देहरादून पहुंचेंगे, सीधे राजभवन जाएंगे, आज ही इस्तीफा सौंपेंगे? इसको लेकर कोई जानकारी, कोई इनपुट? देखिए अनुराग, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जेपी नड्डा को उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की कि उनके वजह से कोई भी संवैधानिक संकट खड़ा हो, इसलिए हो सकता है कि जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे, राज्यपाल से मिलने का समय उन्होंने मांगा है, राज्यपाल से मुलाकात करके वो अपना इस्तीफा हो सकता है कि आज दें, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं की गई है, लेकिन वो इस्तीफा देंगे, इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की रणनीति पर विचार कर रही है इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर? रविकांत, देखिए अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लंबा समय नहीं हुआ और इस तरीके की संवैधानिक संकट की स्थिति हो सकती थी। क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को इस बात की जानकारी नहीं थी जब इनके नाम का चयन किया गया? क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूक हुई है? और अगर चूक हुई है तो इसका क्या राज्य की सियासत में क्या मैसेज जाने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले किसी भी तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम कर लिया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री जो थे उनको हटाया गया, नया मुख्यमंत्री बनाया गया, और अगर रणनीति की कमी की वजह से दूसरे मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ रहा है संवैधानिक संकट को टालने के लिए, तो ये बीजेपी के रणनीतिकारों पर एक सवाल उठता है। बावजूद इसके वो कौन सा नया चेहरा होगा जिसके दम पर बीजेपी चुनाव में जाएगी और जनता को ये उम्मीद दिलाएगी? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब जरूर खोजना होगा भारतीय जनता पार्टी को। रविकांत, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी राहुल दबास भी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, बहुत संक्षेप में इस वक्त कोई अपडेट? क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं देहरादून? क्या सीधे राजभवन जा रहे हैं? देखिए, संभावना है कि मुख्यमंत्री जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचेंगे नहीं तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी को अभी ये भी डिसाइड करना है कि अगला चेहरा कौन होगा। संभावना ये है कि जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि सांसद को अगला चेहरा नहीं बनाया जाएगा, यानी विधायकों में से होंगे। इसका मतलब ये है कि जो रमेश पोखरियाल निशंक की बात चल रही थी पिछली बार की, इस बार बिल्कुल नाम को लेकर अटकलें लगातार चल रही हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा कब देते हैं, कितनी देर में देते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहे।
दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब इस केस का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पाकिस्तान में आका, दरभंगा में धमाका। दरभंगा ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन। हवाला रूट से आईएसआई ने की फंडिंग। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद साजिश की परतें खुलने लगी हैं। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, आतंकी साजिश की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। दरभंगा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को एनआईए पटना लेकर पहुंच चुकी है, जहां दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। अब तक की पूछताछ में हैदराबाद से गिरफ्तार शामली के इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पूछताछ में गिरफ्तार आतंकी इमरान और नासिर ने खुलासा किया है कि दरभंगा ब्लास्ट की साजिश सीमा पार रची गई और इस हमले को कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आतंकियों ने कबूल किया है कि आईएसआई अधिकारी इकबाल खाना उनका हैंडलर था। आतंकियों ने पूछताछ में बताया है कि धमाके को अंजाम देने के लिए हवाला रूट का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए आईएसआई हैंडलर इकबाल खाना ने शामली के सलीम को पैसे भेजे। सलीम को ये पैसे पाकिस्तान से हवाला के जरिए भेजे गए। ब्लास्ट के लिए सलीम को 1,60,000 रुपए भेजे गए थे। उसके बाद सलीम ने नासिर और इमरान को धमाके को अंजाम देने के लिए तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक दोनों को काम के बाद करोड़ों रुपए देने का भरोसा दिया गया। आईएसआई के हैंडलर इकबाल खाना ने लिक्विड बम बनाने का वीडियो भी गिरफ्तार आतंकियों को भेजा। इसी वीडियो को देखकर इमरान और नासिर ने पार्सल बम बनाया। पार्सल को पटना भेजने के लिए दरभंगा एक्सप्रेस में बुकिंग की गई। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसी पार्सल में धमाका होने से अफरा तफरी मच गई थी। माना जा रहा है कि पार्सल ब्लास्ट के जरिए सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों दहशतगर्द आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। दोनों देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमला कर दहशत फैलाना चाहते थे। आतंकियों ने खुलासा किया है कि लश्कर भारत में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है और इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए लश्कर के आतंकी आईएसआई हैंडलर इकबाल खाना के संपर्क में थे। इमरान और नासिर को रिक्रूट करने वाले सलीम पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। उससे शामली में पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने का भी शक है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है वैक्सीन पर भ्रम की राजनीति आखिर कब तक होगी। इसी मुद्दे पर देश की बहस सबसे थोड़ी देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। अब बात बिहार की, जहां बाढ़ की विनाश लीला लगातार जारी है। पश्चिम चंपारण जिले में लगातार बारिश से सैकड़ों गांव पानी में घिर गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का हाल इस वक्त बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। ऐसे हालात के बीच लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों के सामने खाने पीने के सामान की किल्लत होने लगी है। परेशानी यह है कि अभी तो मानसून की शुरुआत भर है और आगे भारी बारिश जारी रहने वाली है। ऐसे में इन लोगों का मानो भगवान ही मालिक है। हालात किस तरीके के हैं बिहार के, खासकर पश्चिमी चंपारण के, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश और बाढ़ के चलते लोगों की जिंदगी थमी हुई नजर आ रही है। खाने पीने की चीज़ों की किल्लत होनी शुरू हो चुकी है। पानी का स्तर कम नहीं हो रहा है। लगातार ऐसे में जो मुश्किलें पश्चिमी चंपारण के लोगों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सैकड़ों गांव इसी तरीके से पानी से घिरे हुए हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।